चलो लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ पे क्वेश्चन खत्म किए उनका डेटा थोड़ा सिंपल था, से 10% 20% इजीली आप पता लगा रहे थे कितना अंतर आ रहा है। लेकिन जब ऐसा डेटा आ जाए 16 से 2/3%, इसको अगर हम दशमलव में भी बदलेंगे तो एग्जैक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि होगा क्या, अगर डिवाइड में 3 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, रिपीट होगा कुछ ना कुछ डेटा, 16.666 ऐसे ही चलता है। तो अब अगर ऐसा डेटा है कि 16 से 2/3% की हानि पर बेचा और 12 से 1/2% के लाभ पर बेचा, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो विक्रय मूल्य है उन पे अंतर कितने रुपए का आ रहा है, 15 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना होगा। 100 मान के काम चलेगा नहीं बाप का, 100 मान के काम चल जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर मान भी लिया कि चलो 100 मान के आप कर लोगे सवाल, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी। आप फ्रैक्शन बताइए 16 से 2/3% की कितनी होती है, 1/6, और 12.5% की 1/8, यानी कि आपने 2 बार वस्तु को बेचा है। एक बार 1/6 का नुकसान हुआ है, 1/6 का एक बार नुकसान हुआ है, और एक बार क्या हुआ, 1/8 का लाभ। अब हम इसको फ्रैक्शन में हैंडल करें। परसेंटेज में अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसकी फ्रैक्शन सोचो। जब आप वैल्यू में बदलेंगे तो आपको सीधे यही टारगेट करना है, यहाँ डिवाइड में कितना है 6 और यहाँ डिवाइड में कितना है 8, तो 6 और 8 का एलसीएम ले लो। अगर 6 और 8 का एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है। तो सीपी हमने पता है कितना मान लिया, 24 होता है। ऐसा तो है नहीं सीपी बदल जाएगा, वस्तु तो एक ही है, तो यहाँ भी सीपी कितनी होगी 24 होगी। तो 100 की जगह हमने जो क्रय मूल्य है वस्तु का वो 24 रुपये लेते हैं। अब अगर मैं 1/6 के नुकसान पर इसको बेचता हूँ, आप समझिए 1/6 का नुकसान होगा तो 6 - 1 कितने में बेचोगे आप, 5/6। 5/6 बहुत आसानी से आ जाएगा, 6 चौक 24 और 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब आप इस वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 20। और जब 1/8 का आप फायदा लेंगे
तो 8 में 1 जोड़िए कितना आ जाएगा, फायदा में प्लस होगा ना, 9 ऊपर आ जाएगा और बटे में कितना 8 से 24 कितना बार में कटा 3 बार, 3 × 9 यानी कि अब इस वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य का ही तो अंतर दे रखा है वो सीपी है, और इधर वाला जो हमने इसमें माइनस किया है यानी नुकसान, ये क्या है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का अंतर यहाँ कितने रुपए का है, 20 और 27 में अंतर कितना है, और सवाल में ये जो अंतर दे रखा है सेलिंग प्राइस में ये कितना है 1533 रुपए। तो इस 7 की वैल्यू आप 1533 रखेंगे, अगर 7 के बराबर 1533 रखेंगे आप तो 7 से इसे डिवाइड करो, 1 की वैल्यू आएगी, 7 का 2 बार 14, 7 का 1 बार, फिर बचेगा 6 और फिर 7 का 9 बार। 1 यूनिट के बराबर जो वैल्यू आ रही है कितने रुपए की आ रही है 219। आपसे पूछा ये गया था इस वस्तु का क्रय मूल्य जो कि हमने कितना माना है 24, तो 1 की वैल्यू 219 है और 24 की वैल्यू निकालेंगे तो 24 का मल्टीप्लाई 219 से कर लीजिए, ठीक है। चलिए 24 × 9 216, 24 और 45, आपका आंसर आएगा 5256। तो अगर कभी आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज में दिक्कत हो, चाहे परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करके एलसीएम ले लिया करो, आसान हो जाता है। इस वाले सवाल को भी करा चुके हैं, लेकिन ऐसा सवाल नहीं किया। यहाँ पर आपको 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, वो बताया ये गया है कि x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ये दोनों चीजें पहले बराबर लिखी, 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, 44 वस्तुओं का सीपी, और x वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, आपस में क्या है बराबर। अब इस x की वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब आपको सीपी और एसपी पता लग जाए। जब तक सीपी और एसपी नहीं पता लगे कि x की वैल्यू निकाल पाओगे, उसके लिए बता दिया इन्होंने कहा है कि अगर 10% का लाभ हो रहा है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, अगर 1/10 का फायदा हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि 10 रुपए में वस्तु खरीदी होगी और 1 का फायदा ले रहे हो आप, तो बेचा कितने में होगा, यानी सीपी यानी क्रय मूल्य को 10 रुपए मान लो और विक्रय मूल्य को 11 रुपए। आप यहाँ लगा दीजिए 44, सीपी की जगह कितना लगाना है 10, और एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना लेना है, तो 11 से 44 4 बार में कट गए, तो x की वैल्यू यानी कि 4 × 10 कितनी होगी 40 होगी। तो यहाँ पर x वस्तुएं ना, जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 40 वस्तुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ बच्चों को बैग रख दीजिए, कहाँ गए हैं, अच्छा सब लेंगे।
7 क्यों ऐसा है ना भाई, 24 रुपए में अगर वस्तु खरीदी है तो 20 में ही तो बेची पहली बार, क्योंकि 1/3 का घाटा हो रहा है। 24 में खरीदा, फिर आपने 27 में बेचा, यहाँ फायदा हो रहा है कितने का? 1/2। विक्रय मूल्य का अंतर देखो आप, 20 और 27 का अंतर कितना है? 7 है, क्योंकि हमें भी यहाँ पर विक्रय मूल्य का अंतर ही दे रखा है 1520, इसलिए 7 के बराबर 1520। चलिए क्वेश्चन लिखो। नोट हो गया सबका? देखिए, एक वस्तु को 8,800 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 8,800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, 8,800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 7,200 रुपए में, 7,200 रुपए में वस्तु बेचने पर, 7,200 रुपए में वस्तु बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 7,200 रुपए में वस्तु बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 9,200 रुपए में बेचा जाए, 9,200 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अगला क्वेश्चन, 7,000 रुपए में, 7,000 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि, 7,000 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि 8,750 रुपए में, 8,750 रुपए में वस्तु बेचने पर, 8,750 रुपए में वस्तु बेचने पर होने वाले लाभ से 8,750 रुपए में वस्तु बेचने पर होने वाले लाभ से 25% कम है। होने वाले लाभ से 25% कम है। %10 का लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? एक क्वेश्चन और देखिए, ₹840 में, अगला क्वेश्चन देखिए, 840 रुपए में वस्तु बेचने पर, 840 रुपए में वस्तु बेचने पर होने वाला लाभ, 840 रुपए में वस्तु बेचने पर होने वाला लाभ 760 रुपए में, 760 रुपए में वस्तु बेचने पर, 760 रुपए में वस्तु बेचने पर होने वाले लाभ का 2 गुना है। 760 रुपए में वस्तु बेचने पर होने वाले लाभ का 2 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कॉन्सेप्ट वही, सेलिंग प्राइस का अंतर और प्रॉफिट लॉस का अंतर बराबर होगा। अब आपको थोड़ा सा समझा, देखिए सीपी को आप मान लो ये बीच में है बिल्कुल, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाता है, प्रॉफिट क्या होता है? प्लस हो जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। लॉस होता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अगर लॉस माइनस हो जाएगा तो भी सेलिंग प्राइस आएगा। तो आप ऐसे समझ लो, लॉस वाले केस में सीपी से कम हो जाएगी वैल्यू और प्रॉफिट वाले केस में बढ़ जाएगा।
अब आप यहाँ से खुद समझ सकते हैं, लॉस माइनस है और प्रॉफिट प्लस है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो जितना यहाँ नुकसान और जितना यहाँ फायदा हुआ है, इन दोनों के बराबर ही तो आएगा। जैसे आप सोचो यहाँ 10 रुपए का घाटा हो रहा था और यहाँ 20 रुपए का फायदा हो जाए, तो -10 और +20 का अंतर कितना आएगा? 30 रुपए। दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर कितने रुपए होगा? 30 रुपए ही होगा। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, जैसे आप सोचिए 50 रुपए में कोई वस्तु खरीदे तो 10 रुपए का घाटा होगा तो आप कितने में बेचोगे? 40 में बेचोगे। 20 का फायदा होगा तो कितने में बेचोगे? 50 + 20 कितना हो जाएगा? 70। आप देखो 70 और 40 में कितना अंतर आएगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का अंतर कितना है ये कल ही बता दिया था। एक प्रॉफिट और एक लॉस में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो उनका टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस में जाएगी वैल्यू और एक नंबर लाइन का रूल है। आप प्लस में जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, माइनस में जाएंगे तो पीछे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सवाल कर सकते हैं। पहला सवाल बताइए, आपसे कहा क्या गया है, एक वस्तु को 8,800 रुपए में बेचा गया, तो फायदा हुआ नुकसान? लाभ हुआ। तो अगर लाभ हुआ है तो सीपी से ज्यादा में बेचा होगा, इसीलिए हमने आगे लिखा है। ठीक है, अब आगे बताइए। 7,200 बोला था सही, कोई बात नहीं। 7,200 रुपए में वस्तु बेचने पर क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा और नुकसान आपस में क्या है? बराबर। तो इधर वाला ये प्रॉफिट होगा यहां से यहां तक, इधर वाला ये लॉस होगा। जितना फायदा उतना ही नुकसान है, तो बराबर कर देते हैं। इसको भी हमने फायदा 1 मान लिया और नुकसान भी कितने का मान लिया? 1 का। फायदा भी 1 का है और नुकसान भी कितने है? 1 का ही है। अब आप बताइए, यहां से अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो ये जो अंतर आएगा इनका, 1 + 1 अंतर कितना आ गया? 2 का आ गया। मैंने क्या कहा कि अगर आपसे ये प्रॉफिट और लॉस वाली बात क्या है, यहां फायदा हमने 1 यूनिट माना है, ठीक है, और नुकसान भी कितना माना है? 1 यूनिट। आप बताइए यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, एक इधर का एक इधर का मिला लो, कितना हो गया? 2। ये डिफरेंस सेलिंग प्राइस के अंतर के बराबर होगा, तो 8,800 में से 7200 घटाओ, कितना आएगा? 8,800 में से 7200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1600। यानी कि ये जो अंतर है यहां से यहां तक की पूरा 1600 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू 800 आ गई। अब आपको देखो, अगर फायदा पूछे, ये पहला वाला तो प्रॉफिट था और इधर वाला क्या था? लॉस था। तो फायदा अगर पूछा जाए तो यहाँ फायदा भी 800 रुपए का है, एक की वैल्यू, और नुकसान पूछा जाए तो नुकसान भी कितने रुपए का? 800 रुपए। ठीक है, अब आप कैसे भी निकाल सकते हैं। आपको अगर सीपी निकालनी है, दोनों तरीके से आप समझ लो। 8,800 और सीपी के बीच में कितने का अंतर है? तो 8,800 में से अगर पीछे आएंगे तो माइनस ही करना पड़ेगा, बाईं तरफ आएंगे तो लेफ्ट साइड में 8,800 में से 800 माइनस करो, सीपी कितनी आएगी? 8। या फिर 7,200 पे नुकसान हो रहा था, कितने का नुकसान था? 800 का। तो अगर 7,200 में हम ये 800 जोड़ दें तो भी हमारा सीपी कितना आएगा? अब आप ऐसे ही ध्यान रखना, अगर आप आगे वाली साइड में जाएंगे तो प्लस करना है, पीछे वाली साइड में जाएंगे तो माइनस करना है। एक काम की बात देख लो, अगर ऐसा है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल हैं, तो आपका जो सीपी है वो एग्जिट बीच में ही तो होगा दोनों सेलिंग प्राइस के। दोनों सेलिंग प्राइस के बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होगी, और बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए हम एवरेज निकालते हैं। और एवरेज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले उनका टोटल करिए, ठीक है, 2 वैल्यू है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एक सेलिंग प्राइस हमारा 8,800 रुपए था, दूसरा वाला कितना था? 7,200 रुपए था। इन दोनों को अगर हम जोड़ के आधा करेंगे तब भी हमें सीपी मिलेगा। आप इन दोनों को जोड़िए, 8 7 15 और 1 16, 16,000 आ रहा है दोनों को जोड़ने पर। 16,000 को 2 से भाग करेंगे, डायरेक्ट मिल जाएगा। सीपी कितना आ रहा है? बराबर है। अगर प्रॉफिट लॉस तो इतना ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे निकाल दो सीपी। अब ये पूछ क्या रहा है? कह रहा अगर इस वस्तु को हम कितने रुपए में बेच दें? 9,200 रुपए, तो कितने % का फायदा होगा? 8,000 वाली वस्तु को 9,200 में बेचेंगे तो आपको फायदा कितना मिल रहा है? 1200 का। परसेंटेज बनाना है तो 1200 का फायदा तो है, लेकिन परसेंटेज बनाने के लिए सीपी पे देखते हैं। सीपी कितनी है? 8,000। परसेंट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 से, 1 2 3 जीरो कट गए। 8 से 120 को भाग करिए, कितने % का प्रॉफिट आ रहा है? 15% का प्रॉफिट। सीपी निकल आएगी तो परसेंट प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला सवाल देखिए, यहां क्या था? दूसरे वाले सवाल में ये है कहानी कि आपने एक वस्तु बेची, ठीक है, कितने में बेची? वस्तु कितने में बेची?
700 रुपये। 700 रुपये, 7,000 रुपए में बेचे, फायदा हुआ नुकसान? 7,000 में बेचा तो आपको नुकसान ही तो हुआ। अगर इस वस्तु को 7,000 रुपए में हम लोग बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? यानी कि सीपी से कम में बेचा आपने, ठीक है। अगर नुकसान हो रहा है तो सीपी से कम में बेचा, तो इस कम में बेचा इसलिए हमने इसको पीछे रख दिया। अब कह रहा 8,750 में बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है। अगर आप 8,750 रुपए में इस वस्तु को बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है, ठीक है। यहां हो रहा है प्रॉफिट और यहां क्या हो रहा है, ठीक है। जो नुकसान हो रहा है उस प्रॉफिट का कितना परसेंट है? कुछ बोला होगा, 25% कम है। यानी कि जो नुकसान है वो इस प्रॉफिट से 25% कम है। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? आपको परसेंटेज इसीलिए तो पढ़ाया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1 बटा, कम की बात कर रहा है तो माइनस तो करेंगे। लॉस प्रॉफिट से कम है तो प्रॉफिट को तो हम मानेंगे 4 रुपए। अगर 4 में से 1 माइनस कर दें तो लॉस होना चाहिए कितने का? 3। भाई 25% कम का मतलब यही तो हुआ, 1 बटा 4 भाग कम होगा। प्रॉफिट 4 रुपए तो नुकसान कितने का होगा? तो यहां पर ये जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है ये पता लग गया। नुकसान है 3 का और प्रॉफिट कितने का है? 4 का। इनका अंतर कितना आ जाएगा जरा बताओ। फिर एक प्रॉफिट है और एक क्या है, तो अंतर निकालेंगे। माइनस नहीं करना है, क्या करना है? प्लस करना है। दोनों को जोड़ना है। और वैसे भी आप सोचो, यहां से लेके ये लाइन यहां तक चलिए, 3 यहां से यहां तक है, 4 यहां से यहां तक है। 3 + 4 कितना हो गया? 7 हो गया। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? आपका जो भी डिफरेंस प्रॉफिट लॉस में आएगा वही सेलिंग प्राइस का होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस यहां से निकालो, इसमें से जरा इसको घटाइए, कितना आ रहा है? 1750। यहां पर जो सेलिंग प्राइस का अंतर है वो कितने रुपए है? 1750। तो 7 की वैल्यू हम 1750 रख देंगे। अगर 7 की वैल्यू 1750 है तो 1 की कितनी हो जाएगी? 7 × 2 14, 7 × 5 35। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने रुपए आते हैं? 250 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए होगी। अब आपको कोई भी एक तरीका पकड़ेगा, आपको जो भी निकालना। जैसे यहां पर हमने क्या किया, सीपी निकाला था, तो जो नुकसान था 800 रुपए का वो 7200 में जोड़ दिया, सीपी आ गया। एक बार प्रॉफिट से कर लेते हैं। आप जरा ये बताइए, अगर 4 की वैल्यू निकालोगे, 1 की वैल्यू कितनी? 250। तो 4 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई 250 से करना होगा। 4 × 250, यानी कि यहां पर जो फायदा हुआ था वो कितने रुपए का हुआ था? 1000 रुपए का। लेकिन हमें निकालना क्या था? सीपी। ये जो 4 की वैल्यू है कितनी है? 1000। आपको पता है 8,750 रुपए में सेलिंग प्राइस, और आपको ये वैल्यू चाहिए सी। तो बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? ये 1000 ही तो आ रहा है। पीछे आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, 1000 रुपए इसमें से माइनस कर दो। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है तो प्रॉफिट आपको माइनस कर देना है। आपको सीपी निकालने के लिए बताया था ना, सेलिंग प्राइस से अगर सीपी निकालना है तो प्रॉफिट क्या करना है? माइनस करना है। क्योंकि अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं तो लॉस क्या करते हैं? कारण क्या है? क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो सीपी में प्लस होता है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1000 रुपए का फायदा हो रहा था आपका। 1000 रुपए का फायदा हो रहा था, 1000 रुपए कम कर दो तो आपने इस वस्तु को खरीदा कितने में होगा? 7,750। ठीक है, चाहे आप अपने सेंस से कर लो इस बात को, 1000 रुपए का फायदा हो रहा है यहाँ पर 8,700 में बेच के, तो 1000 रुपए कम कर लो, यानी खरीदा कितने में होगा? 7,700। आपसे कह रहा है कि आप ये बताइए कि अगर इस वस्तु को कितने % के प्रॉफिट पर बेचना चाह रही है? 10% का ही तो प्रॉफिट चाहिए। तो 10% के प्रॉफिट पर अगर बेचेंगे तो कितने रुपए में इस वस्तु को बेचा जाएगा? जल्दी बताओ क्या करें। तरीका नंबर 1, 7,750 क्या है हमारी? सी। आपको 10% का फायदा चाहिए तो आप कितने % में बेचोगे? 110/100, क्योंकि 10% का प्रॉफिट या 10% आप किसी संख्या में जोड़ते हैं तो 110/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो कट जाएगा, एक जीरो यहाँ कट जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करो, 5 और 7 12, 7 7 14 और 1 15, 7 और 1 8। आप इस वस्तु को कितने रुपए में बेचोगे? 8,525। दूसरा तरीका, 10% निकालना सबसे आसान होता है। 10% का मतलब हो गया एक जीरो कट जाएगा, तो 7,750 का 10% 775 ही तो आएगा।
775 जरा इसमें जोड़ के देखो, अगर आप 775 जोड़ेंगे तब भी यही आएगा। एक बचा है ना सवाल, अरे जल्दी बोलो, एक सवाल बचा है। तीसरा वाला सवाल क्या था जरा बताओ जल्दी से। क्या भाई 800 आवाज कहाँ ले रहे हैं जो और कोई रह गया, पहले बुलाई लो सबको। आ रहे हैं चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम। पढ़ना पड़ता है, क्या बोल रहे हैं? एक बार वस्तु को कितने में बेचा? 840 रुपए में। और एक बार कितने में बेचा? 760 बोला है, ठीक है 760 में बेचा है। दोनों बार फायदा ही तो हुआ है, फायदा हुआ है दोनों बार, ठीक है। जरा आप देखिए, एक बार हमने बेचा 760 में तो कम फायदा होगा, और एक बार हमने वस्तु को बेचा कितने में? 840। तो दो बार वस्तु को बेचा, दोनों बार फायदा ही कमाया। इसका मतलब दोनों बार सीपी से ज्यादा में ही बेचा है। 840 में ज्यादा फायदा हुआ है 760 में। आपसे कह रहा है कि 840 में बेचने पर 760 में बेचने से दुगना फायदा हो रहा है। यानी कि अगर यहाँ फायदा 1 का होगा तो यहाँ दुगना होगा कितना? प्रॉफिट तो यहाँ भी हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ भी हो रहा है। अगर यहाँ 1 का फायदा होगा तो यहाँ कितने का होगा? 2 का फायदा होगा। अब आप मुझे ये बताओ, दोनों सेलिंग प्राइस का जो अंतर है कितना आएगा? अगर 840 में से 760 घटाएंगे तो डिफरेंस कितने रुपए का आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि फायदा डबल कर दिया हमने। पहले 1 का फायदा था, अब कितने का हो गया? तो फायदा कितना बढ़ रहा है? यहाँ पर जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है? अच्छा 1 रुपए का फायदा आपको मिल रहा है, दुगना करना है फायदा, तो डबल ही तो करोगे। जितना फायदा पहले मिला था उतना ही और चाहिए होगा आपको। तो इसका मतलब 1 का फायदा पहले मिल रहा था, दुगना करने के लिए और कितना फायदा जोड़ना है? 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर जो फायदा है वो 80 रुपए का है, और यहाँ डबल है, तो यहाँ फायदा कितने रुपए का है? 160। यहाँ 80 रुपए का फायदा है और यहाँ कितने का होगा? 160 रुपए का। मेरी बात को समझिए कि पहले यहाँ पर 760 में बेचने पर फायदा हो रहा था, फिर 840 में बेचा फिर भी फायदा ही रहा, लेकिन यहाँ पर बेचने पर डबल फायदा हो रहा है पहले से। तो अगर यहाँ पर फायदा 1 का होगा तो ये वाला पूरा फायदा कितने का? 2 का होगा। दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। इस बार माइनस पता क्यों किया है? यहाँ पर हमने दोनों में प्लस किया, 1 और 1 2 अंतर आए। 3 + 4 अंतर कितना है? क्योंकि एक बार प्रॉफिट था और एक बार क्या था? लेकिन यहाँ पर दोनों बार प्रॉफिट ही तो हुआ है। पहले भी प्रॉफिट था, दूसरे केस में भी प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट ही हो रहा है तो ज्यादा वाले प्रॉफिट में से कम वाला घटा दिया करो। 2 में से 1 घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 1। और इस डिफरेंस 1 की वैल्यू सेलिंग प्राइस के अंतर यानी 80 रुपए के बराबर होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए सीपी कितनी, 760 में तो बेचा ही है, फायदा कितना है? तो 80 माइनस कर दें। अगर 80 माइनस कर देंगे तो सीपी कितने रुपए आ जाएगी? 600। ऐसा जरूरी नहीं है 840 में बेच रहे थे तो फायदा कितना है? 160 रुपए। 840 में से 160 घटाएंगे तब भी यही आएगा, 680 ही आएगा। उससे कोई फर्क नहीं। आप किसी भी सेलिंग प्राइस से, चाहे आप पहले वाले सेलिंग प्राइस से निकालो चाहे बाद वाले से, सीपी सेम आएगी। जल्दी जल्दी नोट कर लेना, बहुत काम है आज कल। कल डिस्काउंट शुरू कर रहे हैं, कल तो संडे परसों।
ओके ना? क्या हुआ? ना करो। नोट हो गया? देखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 4 गुना कर दिया जाए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 4 गुना कर दिया जाए तो लाभ 6 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य 4 गुना कर दिया जाए तो लाभ 6 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो हानि 1/3 हो जाती है। 1/3 तो हानि 1/3 हो जाती है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो हानि 1/3 हो जाती है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, अरे लिखो भाई, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2/3 गुना कर दिया जाए, 2/3 2/3 गुना कर दिया जाए तो हानि 4 गुना हो जाती है। तो हानि 4 गुना हो जाती है। प्रारंभिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4 गुना हो जाती है। हानि 4 गुना हो जाती है। देखने में ऐसा लग रहा होगा एक लाइन के सवाल है, बहुत सरल से है, बड़ा सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य इतने गुना कर दिया तो फायदा इतने गुना हो। ये तो हम लोग जानते हैं, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर सेलिंग प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा।
लेकिन अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया जाए तो नुकसान पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे किसी चीज की कीमत बढ़ाओगे तो नुकसान कम होगा या ज्यादा होगा? उल्टा होगा। महंगी बेचोगे तो नुकसान कम होगा, सस्ती बेचोगे तो नुकसान ज्यादा। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस जब बढ़ाओगे तो नुकसान तो कम हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस जब घटा दोगे तो नुकसान आपका पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी चीज को आप नुकसान में बेच रहे हो और कम कीमत पे बेच रहे हो तो फिर नुकसान बढ़ जाएगा ना पहले की तुलना में। और अगर किसी को आप नुकसान पर बेच रहे हो, कीमत उसकी बढ़ा दोगे, तो ये पॉसिबल है कि नुकसान पहले की तुलना में अब आपका कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन सवालों को समझिए। मैंने आपसे क्या कहा, प्रॉफिट और लॉस में जितना भी डिफरेंस आएगा, जितने रुपए सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतने ही रुपए तो किसमें बढ़ेंगे? प्रॉफिट में बढ़ेंगे। भाई फायदा भी तो उतने ही रुपए बढ़ेगा जितना आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा रहे हो। किसी चीज को 20 रुपए बढ़ा के बेच रहे हो तो फायदा 20 रुपए ज्यादा होगा। तो ऐसे ही सेम सेलिंग प्राइस जितना कम करोगे उतना ही प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, लेकिन जब सेलिंग प्राइस बढ़ाने की बात आई तो जितने रुपए सेलिंग प्राइस में बढ़ेंगे उतने रुपए नुकसान में आपके कम हो जाएंगे, और जितने रुपए सेलिंग प्राइस में आप कम करेंगे उतने रुपए नुकसान में क्या होंगे? पहले आप देखो, पहले सवाल में क्या बोला है? प्रॉफिट कितने गुना किया है? पहले सेलिंग प्राइस बोला है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितने गुना किया है? 3 गुना। और प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। पहला तरीका तो आप समझिए। देखो, एक की जगह अगर 3 गुना आपने बिक्री मूल्य कर लिया तो 1 रुपए में अगर पहले बेच रहे होंगे तो अब कितने में बेच रहे हैं? ऐसे ही अगर फायदा 4 गुना हो रहा है तो पहले 1 रुपए का फायदा होगा तो अब कितने का? केवल आपको पता है क्या करना है, जो भी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वही प्रॉफिट का डिफरेंस होना चाहिए। इनको बराबर करना है। बराबर कैसे करना है? यहाँ आप मुझे बताओ कितने का डिफरेंस है? अंतर कितना आ रहा है? और नीचे कितना अंतर है? 3। इस अंतर को बराबर करना है एलसीएम लेके। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम अगर 9 तो 6 बनाना है मुझे, 2 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना होगा? और 3 को 6 बनाने के लिए तो बस यही काम करना है। आपको ऊपर वाली वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 × 3 कितना हो गया? अगर हम नीचे वाली वैल्यू की बात करें तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना था? 2 से। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, कितना आ जाएगा? अब आप देखना, अंतर यहाँ भी 6 का है, अंतर 6 का है। सेलिंग प्राइस हमने कितने गुना किया था? सेलिंग प्राइस कितने गुना किया था? 3 गुना किया था। तो 3 का 3 गुना कितना होता है? फायदा कितने गुना किया था? 4 गुना फायदा होना चाहिए। 2 का 4 गुना कितना होता है? आप अब सीपी निकालेंगे, सेम आएगी। सीपी कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तो 3 में से 2 घटाइए, कितना सीपी आएगा? 9 में से 8 घटाएंगे तब भी सीपी कितनी? सेम आ रही है दोनों में सीपी। लेकिन यहाँ गड़बड़ होगा था, 1 में से 1 घटाते 0 हो सकती सीपी। 3 में से 4 घटता ही, बेच रहे हो 3 में फायदा 4 का हो सकता था। तो वही काम करना है, अंतर दोनों साइड का लेना है और उस अंतर को एलसीएम लेके बराबर कर दो। या तो पहला तरीका। सेकंड मेथड ये ज्यादा सरल लगेगा। इसमें क्या करना है? अब पता है, गुना में अगर हम बात करें तो जैसे परसेंटेज में आप बेस मानते हो 100% को, तो गुना में आप बेस मानते हो किसको? तो 1 से अंतर निकाल लो, जितने गुना किया है जिस चीज को अंतर निकाल लो तो पता लग जाएगा कितना इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे आपने क्या था, सेलिंग प्राइस मैंने कितने गुना किया था? बताइए कितने गुना किया है? 3 गुना किया है। सेलिंग प्राइस 3 गुना किया है, अंतर किससे निकालना है? जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से घटाना है। प्रॉफिट कितना होगा? 4 गुना। आपको 1 के साथ केवल अंतर निकाल के लिखना है। देखिए 3 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ अंतर कितना आ गया? ठीक। 4 में से 1 घटाइए 3। इसका मतलब ये कि 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस कितने रुपए था? आप देखो यहाँ प्रॉफिट कितना था और सेलिंग प्राइस। हमेशा पहले वाला प्रॉफिट पूछेगा आपसे, कहेगा पहले वाला प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहले की अगर बात करें तो 3 रुपए में बेच रहे, फायदा कितना आ रहा था? और यहाँ डायरेक्ट आ गया। 3 रुपए में किसी वस्तु को बेचा है और 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आपने खरीदा कितने में होगा? 3। 2 रुपए का फायदा माइनस कर दो, यानी खरीदा कितने में होगा? आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है
प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 का। सीपी कितनी है हमारी? 1। 2 का फायदा 1 पे हो रहा है, परसेंटेज बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 से कितने परसेंट आ गया? दूसरा सवाल आप देखिए, दूसरे सवाल में कितना बोला गया है? सेलिंग प्राइस कितने गुना किया है? 4 गुना। प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है? 6 गुना। अंतर निकालना है 1 से। 4 और 1 का अंतर कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस इंटू 3। 6 और 1 का अंतर कितना होगा? 5। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3 रुपए। और सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? तो खरीदा कितने में होगा? 5 में बेच के अगर 3 का फायदा हो रहा है, इसका मतलब आप इस वस्तु को कितने में खरीदे हो? 2 रुपए। अब आपको निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज, लाभ कितने प्रतिशत? लाभ है कितना भाई? 3 रुपए का। और लागत कितनी आ रही है? 2 रुपए। 3 रुपए का फायदा, 2 रुपए की लागत पर अगर परसेंटेज बनाएंगे तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी कितनी? 300। तो मेरे हिसाब से बराबर करने वाला तरीका ठीक है, आना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा है, क्योंकि आप इसको मुझे लग रहा है विदाउट पेन कर सकते हो आधे से ज्यादा सवाल। क्योंकि क्या आप नहीं जानते 3 गुना करेंगे तो 3 और 1 का अंतर 2 आएगा, 4 गुना करेंगे 4 और 1 का अंतर, मतलब आपका सवाल केवल इन 2 स्टेप में खत्म हो सकता है, जरूरत नहीं है इससे आगे। ठीक है, लॉस वाला भी एक समझ लेते हैं। जरा बताइए क्या था पहला सवाल? अरे कुछ तो बोलो। बिक्री मूल्य कितने गुना कर दिया गया? 2 बटा, अच्छा 2 गुना कर दिया। सेलिंग प्राइस हमारा 2 गुना कर दिया गया, तो सेलिंग प्राइस 1 रुपए की जगह कितना कर दिया? 2 रुपए। दुगना 1 बटा 2 ऐसे ही तो लिखते, मतलब दोगुना करेंगे तो 1 रुपए की जगह आप कितने में बेच रहे हो? दूसरी बात, अगर हम बात करें हमारा जो नुकसान हो रहा था, नुकसान कितना हो गया? 1 बटा, अब जरा 1 बटा 3 को कैसे लिखोगे? अगर पहले 3 रुपए का घाटा हो रहा था तो अब कितने का हो रहा है? पहले अगर 3 रुपए का नुकसान हो रहा है तो अब कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। तिहाई ही तो है 1 बटा 3। तिहाई का मतलब 3 का तिहाई कितना आएगा? अंतर बराबर कीजिए, यहाँ अंतर कितने का है? 1 और नीचे अंतर कितने का है? 2। तो बराबर कैसे करें? 1 और 2 का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया क्या मैंने? ज्यादा कठिन सवाल था ये, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अंतर को क्या करना है? बराबर। बराबर करेंगे तो 2 के बराबर लाने के लिए ऊपर गुणा किससे होगी? ऊपर 2 से गुणा होगी, और नीचे गुणा किससे करें? 1 से गुणा करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कितना लिखा अंतर। तो आप क्या करो, केवल ऊपर 2 से गुणा करके लिख दो। अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2, और यहाँ कितना आ जाएगा? और यहाँ हमें किसी से गुणा नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी अंतर कितने का है। तो यहाँ लिखिए 3 और यहाँ लिखिए कितना? सॉरी 1। बताइए सीपी कैसे निकालते हैं? भाई जितना नुकसान हो रहा है, अगर वो नुकसान सेलिंग प्राइस में जोड़ दिया जाए तो क्या निकल के आ जाता है? तो आपको ये नुकसान जोड़ना है केवल। 2 रुपए में बेचा, 3 रुपए का घाटा, 2 + 3, सीपी कितनी आई? 4 + 1, सीपी दोनों तरफ सेम आएगी, कोई अंतर नहीं आएगा। आप यहां से ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं नुकसान हुआ कितने % का था, तो बता सकते हैं नुकसान कितने रुपए का हो रहा है? यहाँ कितने? 5 पर। लागत 5 रुपए और नुकसान कितना हो रहा है? अगर 3 का नुकसान 5 रुपए की लागत पर हो रहा है तो परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 से कर दो। कितने % आ गया? 60। दूसरे वाले तरीके से भी करके, लास्ट वाला खुद कर लेना। ये तीसरा ही सवाल दूसरे वाले तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक, देखो सेलिंग प्राइस आपने कितने गुना किया था? 2 गुना किया था, तो अंतर ही तो निकाल रहे हैं। तो 2 गुना किया है आपने सेलिंग प्राइस, तो पहले लिख लिया 2, और अंतर निकालना है किसके साथ? 1 के साथ। अंतर किसके साथ निकालना है? 1 के साथ। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट की, प्रॉफिट कितने गुना? देखो प्रॉफिट गुना में ही है, ये 1/3 है 1/3। तो 1/3 आप कैसे लिखेंगे भाई? 1/3 तो 1 से कम होता है, तो आप 1 में से कितना घटा लो? 1/3। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 गुना 3 गुना है, उसमें से 1 आप घटा सकते हो क्योंकि 1 से ज्यादा होता है। लेकिन 1/3, जिस फ्रैक्शन का अंश ऊपर वाली वैल्यू कम होगी तो वो 1 से कम ही तो होती, तो आप इसमें से 1 नहीं घटाएंगे, 1 में से इसको घटा लो, अंदर निकल आएगा। क्या आएगा? 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,
3 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? अगर हम 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 में से 1 घटाइए 1। चलिए सॉल्व कर लीजिए। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा कर ले रहे हैं, इस 3 को इधर गुणा कर दे रहे हैं। सेलिंग प्राइस इंटू 3 और प्रॉफिट इंटू कितना आ रहा है? मैंने प्रॉफिट क्यों लिखा है? यहाँ पर होगा लॉस। ठीक है, लॉस कितने रुपए का है और बेचा कितने में है? तो सीपी नहीं निकाल पाएंगे क्या? आपने 2 रुपए में तो बेचा है, लेकिन 3 रुपए घाटा हुआ है, यानी 3 रुपए कम में बेचा है। जितने खरीद के लाए हो उससे भी 3 रुपए कम में बेचा है। तो आप 3 रुपए कम में बेच रहे थे, अगर वो 3 रुपए इसमें ऐड कर दे तो पता लग जाएगा खरीदा कितने में था। आपने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है और नुकसान कितना उठाया है? तो यहाँ भी आप देख लो, 3 का नुकसान है और सीपी कितनी, परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 60%। अब तरीके बता दिए दोनों, जो आपको ज्यादा बढ़िया लगे उससे आप करके आओ। क्वेश्चन तो सबने लिख लिया होगा, लिख लिया सबने पहला क्वेश्चन? दो काम एक साथ करते हैं तभी तो देर लगती है। शांत हो जाओ, क्यों सब्जी मंडी लगा रखे हो भाई? मंडी है नहीं पूरनपुर में? तो ये क्लास
आवाज है, मैं ये बताना चाह रहा था। मतलब एक चीज आप सोचो कि जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, और तुम्हें लगता है कि मजाक में मिल जाएगी तुम्हें, तो इतने स्पेशल नहीं होते लोग कि मजाक में नौकरी मिल जाए। पहले मिल जाती होगी, लेकिन अब जब तक आप सीरियसली डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं कर रहे, आप समझ लो इतनी दूरी पे नहीं, आप ये समझ लो नौकरी के आसपास भी नहीं हो। कितने भी टैलेंटेड हो, बिना प्रैक्टिस बिना सीरियस हुए अगर नौकरी मिल रही होती तो टैलेंटेड लोग बहुत मिल जाएंगे आपको दुनिया में, लेकिन उस टैलेंट का कोई यूज है? अगर आप उसको गलत चीजों में यूज कर रहे हो तो फिर आपके टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। आप जब आपको 3 घंटे पढ़ने का मौका मिलता है, आप बातों में इधर उधर, तो समझ में कैसे आ जाएगा? आपको समझने के लिए चाहिए होता है फोकस और कॉन्सेंट्रेशन। अगर मेरी एक एक बात आप सुन रहे हो तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी बात अगर समझ में ना आए तो फिर आप, लेकिन आपका पता है कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पड़ोसी से बातें कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको पता ही नहीं लगता सवाल शुरू कहाँ से और खत्म कहाँ पे हो गया। इंटरेस्ट अगर किसी चीज में लोगे तभी वो चीज समझ में आएगी। आप अभी आपसे कह दो ना तो आप कहोगे कि हमें समझ में नहीं आता, हम भूल जाते हैं। मूवी देखोगे 3 घंटे की, एक एक डायलॉग बता दोगे कहाँ पे आप क्या बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पूरे इंटरेस्ट के साथ देखी होगी आप। भले ही तुम्हें अपने इंडिया के सारे स्टेट के सीएम ना बताओ, लेकिन मूवी देखी होगी तो उसके सारे कैरेक्टर बताऊंगी कौन कौन था उसमें। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर बताएं, पढ़ाई कर लो, वरना सब पता से लापता होने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जिसकी बातें अगर जैसे छुट्टी ना हो तो वो मुझसे एडवाइस ले, मैं बताऊंगा कैसे छूटेगी। जैसे होता है ना कि लत लगी हुई है छूटी नहीं रही है, तो हमसे पूछे। अगर कोई ऐसा हो जिसकी बातों की लत नहीं छूट रही है, पता क्या है सबसे बढ़िया तरीका? दोस्त के पास बैठना छोड़ दो, खत्म हो जाएगी बातें अपने आप। अब क्या हुआ? पंखा चल गया। अरे तो परेशानी क्या है? हर चीज पे हैरान होंगे। भाई लाइट बंद कर दो बस।
एक ही टाइप के सवाल है। बस ये है कि जब पैसे में हमारे पास डेटा होता है तो परसेंटेज में बदलने में कोई दिक्कत होती नहीं कि हमने इतने रुपए में बेचा, इतने परसेंट लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पर रेट दे रखा है कि इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीद के लाए हो और इतने परसेंट का फायदा या नुकसान हुआ, तो उसे कैसे कन्वर्ट करें। अब इसके जो सवाल आते हैं कभी कभी बड़े डेटा के साथ आते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल भी CHSL में आया हुआ है। 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो 12% का फायदा पाने के लिए 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। तो इतना बड़ा डेटा है, आप कैसे दिमाग लगाएं। तो देखो आपको मैंने बताया था एक वस्तु की कीमत के बारे में कुछ बताया था कि आप कैसे निकालते हैं एक वस्तु की कीमत, रुपए ऊपर लिखते हैं और वस्तु कहाँ लिखते हैं। ये एक वस्तु की कीमत को रिप्रेजेंट करता है जब भी रेट दे रहा हो। बस एक वस्तु की कीमत निकाल लेंगे। तो अच्छा आपको कोई बता दे कि एक वस्तु इतने रुपए की है, तो क्या ये नहीं पता होगा 2016 में कितनी वस्तुएं मिलेंगी। अगर एक वस्तु की कीमत तुम्हें पता है तो 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं मिलेंगी जरूर बता दो कि नहीं बता दिया। ठीक है, आप देखिए आपने खरीदा 5 रुपए में कितना, 8 रुपए ऊपर लिखना है और वस्तु कहाँ लिखना है। ठीक है, अब 5 रुपए और वस्तुएं कितनी है, कितना परसेंट फायदा चाहिए, 12%। अब आपको देखो पुराना वाला याद रखना होगा, 12% फायदा लेने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आता है, 112 और बटे में कितना आता है 100। जैसे ही आप 12% फायदा जोड़ेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य पता लग जाएगा। ठीक है, कर लो सॉल्व इसकी क्या। 8 से अगर हम इसको काटें तो 8 का एक बार, ठीक है, 8 का 4 बार, ठीक है, 14 × 5 कितना होता है 70, 70 की बटे में आ रहा है 100, एक जीरो और कट गए। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है 7/10। तो इसका मतलब आप समझते हैं आपको किस दर से बेचना पड़ेगा। 7 रुपए में जो वस्तुएं बेचनी होगी वो कितनी बेचनी होगी, ऊपर वाला पार्ट रुपए को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला वस्तुओं की संख्या। तो अगर हम इस पूरे को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने में हमें ये पता लग रहा है कि 7 रुपए में 10 वस्तुएं बेचेंगे तो आपको 12% का फायदा मिलेगा। अगर 5 रुपए में 8 वस्तुएं खरीद लिया, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है 3 रुपए में 5 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, सीपी कितनी है 3 रुपए में कितनी वस्तुएं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइए क्या कह रहा है, तो प्रति सैकड़ा किस दर से वस्तुएं बेची जाए कि फायदा कितना ले लें। तो इस बार 20% फायदा जोड़ना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 20% में 120 और डिवाइड किससे करना है, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो क्या आएगा। अगर इसको 20 से डिवाइड करेंगे 6 बार और इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ रहा है 6 × 3 कितना होता है 18 और नीचे 5 × 5 कितना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 रुपए में आपको वस्तुएं कितनी बेचनी है 25 वस्तु। लेकिन आपसे जो रेट पूछ रहा है वो पूछ रहा है प्रति सैकड़ा। ठीक है, सैकड़े का मतलब होता है 100 वस्तुओं की कीमत पूछ रहा है। अगर आप सैकड़े के हिसाब से वस्तुएं खरीदेंगे तो 100 वस्तुएं खरीदनी होगी ना। तो 25 वस्तुएं 18 रुपए में मिल रही है, 100 की कीमत बतानी है तो कितने गुना करना पड़ेगा। अगर 25 को 4 गुना करेंगे तो 100 हो जाएंगी वस्तुएं, बस पैसा भी 4 गुना हो जाएगा। 18 का 4 गुना कितना हो जाएगा 72 रुपए में 100 वस्तुएं होंगी। यानी सैकड़े के हिसाब से आपका जो रेट बनेगा वो कितने रुपए बनेगा 72 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से बेचना पड़ेगा, तब जाके आपको फायदा मिलेगा कितने परसेंट का 20%। इधर देखिए 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी, 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 10% की हानि पर बेच दिया। आप बताइए आपने खरीदा क्या है 5 रुपए में वस्तुएं कितनी खरीदी और फिर आप जब बेचने गए मार्केट में तो आपको नुकसान हो रहा है कितने परसेंट का 10% नुकसान का मतलब आप जानते हैं 90/100। सेलिंग प्राइस यही आएगा जो भी आए मल्टीप्लाई करके सॉल्व। जीरो तो यही कट जाएगा, 3 से काटेंगे यहाँ कितना बार 2 बार और यहाँ 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला 5 से 10 कटेगा 2 बार। तो हमारा जो रेट आया वो 3/4 आ रहा है। इसका मतलब हम जो है ना वो 3 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं 4। लेकिन आपसे कीमत पूछ रहा है प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब 12 वस्तुओं की कीमत पूछ रहा है। तो 12 वस्तुओं की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई किससे होगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वस्तु कितनी हो गई होगी, तो पैसा भी तो 3 गुना देना पड़ेगा। यानी कि आपको दर्जन के हिसाब से अगर बेचना है 12 वस्तुएं एक साथ बेचनी है तो आप कितने रुपए में बेचोगे 9 रुपए। वैसे 3 रुपए में 4 वस्तुएं बेचोगे, लेकिन अगर 1 दर्जन वस्तुएं पूछ रहा है कितने में बेचनी पड़ेगी तो आपको बेचनी पड़ेगी कितने रुपए में 9 रुपए। अब ये था सीपी पता था और एसपी निकाला। आगे आते इस वाले में क्या है 9 रुपए में 20 वस्तुएं
खरीदी है या बेची है? 9 रुपए में 20 वस्तुओं की दर से बेचा गया है और 5% क्या मिला है? बता रहा है किस दर से खरीदा होगा, फिर उल्टा है सवाल। तो 5% का फायदा क्या होता है भाई? अगर हमसे कोई कहे कि हम वस्तुओं को 5% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो वैल्यू परसेंटेज में कितना बनेगी? 105%। और खरीदा जिस दर पे होगा, जिस दर पे आप खरीदते हैं, यानी जो लागत होती है वो कितने परसेंट होती है? 100%। 105% वैल्यू पता है और निकालना कितने परसेंट है? 100%। बताइए 105% की वैल्यू कितनी है? 9 रुपए में कितनी वस्तुएं हैं? 9 रुपए में 20 का मतलब 9 बटा, ऐसे ही तो लिखेंगे, 9 ऊपर लिखना है और 20 का लिखना है नीचे लिखना है। 105% की वैल्यू है, निकालनी कितने परसेंट है? तो पहले जरा 1% तो देखो क्या करना होगा भाई। 1% निकालने के लिए आप लिखेंगे 9 बटा 20 और ये 105 कहाँ आ जाएगा? बटी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन पता है ये वाली स्टेप आपको रिमूव करके करना ही नहीं है पेपर में। आपको सवाल इतने लगा लेने कि ये चीज आपको समझ में आ जाए कि हमें दो चीजों से मल्टीप्लाई करनी होगी। जिसकी वैल्यू दे रखी होती है वो नीचे लिखते हैं और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो कहाँ लिखते हैं? अब ये जो पता है, जब 100% आप निकालेंगे तो रेट तो 9 बटा 20 है। बस आप एक लाइन खींचिए, नीचे वो वैल्यू लिखनी है जिसके बराबर दे रखा है। तो 105% के बराबर है ना ये, तो नीचे लिखना है कितना? 105। निकालनी किसकी वैल्यू? तो ऊपर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। वैसे हम क्या करते हैं, एक लाइन में बटे में 105 करते, अगली लाइन में 100 से मल्टीप्लाई करते, 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा जाते नहीं जाते? तो आप ध्यान रखना, जो भी आपको रेट दे रखा हो इस तरीके से, पहले रेट को कन्वर्ट करना इस तरीके से 9 बटा 20, जिसकी वैल्यू दे रखी हो वो नीचे लिखना। और ऊपर आपको वो वैल्यू लिखनी जिसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बस दो काम कर लेना। वैल्यू दे रखी है 105% की और निकालनी कितने की है? 100 का। करो 100 20 से 100 कटेगा कितने बार में? 5 से 105 काटेंगे 21 बार में। 3 दिया 9 और 3 का यहाँ कितना आ जाएगा? 7। यानी कि हमारा जो रेट आ रहा है वो 3 बटा 7 आ रहा है। तो आपने जो वस्तुएं खरीदी है ना वो किस दर से खरीदी है? 3 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी है? आप 3 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदे होंगे, तब जाके आपने 9 रुपए में 20 बेचने पर आपको फायदा मिला कितने परसेंट? 5%। सीपी निकालना होगा तो हमेशा आपको 100% फाइंड करना है। क्या लिखते हैं? कैसे? 300 ऐसे आएगा, क्योंकि आपसे कहा गया कि फायदा कितने परसेंट चाहिए? 20%। तो 20% का फायदा जोड़ेंगे तो कितना देगा? 78 रुपए में आप कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं? 46। और नुकसान कितना हो रहा है? 15%। 15% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो वैल्यू है ये कितने परसेंट की है? अरे 15% का नुकसान माइनस करेंगे तो कितना परसेंट बनेगा? 86% का वैल्यू दे रखा है। कितने रुपए में? 78 रुपए में 46 वस्तुएं। तो ऊपर लिखेंगे 78 और नीचे क्या लिखेंगे? अब आपको पूछ रहा है कि अगर 30% का लाभ चाहिए, कितने परसेंट फायदा चाहिए? 30% का। तो आपको जो वैल्यू निकालनी वो कितने परसेंट की निकालनी? 30% का फायदा पाने के लिए आपको वैल्यू निकालनी कितने परसेंट की? अब आप जरा सोचो, मैंने अभी क्या बताया, जो भी रेट दे रखा है 78 बटा 78 बटा 46 दे रखा है। आपको बस केवल एक लाइन खींचनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 86% के बराबर। तो नीचे कितना आएगा? निकालनी कितने की वैल्यू है? तो ऊपर कितना आएगा? 100। चलो सॉल्व करें। अरे यार मतलब गलत हो गया। मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया। चेक तो कर सकते, उल्टा लिख दिया। यहाँ लिखा हुआ है 78 वस्तु 46 रुपए में, 78 वस्तु 46 रुपए में बेचने पर आपको 15% की हानि होगी। तो ये वैल्यू अब पलट जाएगी ना, 46 कहाँ आ जाएगा और 78 आ जाएगा। अब इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पर धोखा हो जाता है, पहले वस्तु दे देते हैं और बाद में क्या दे देते हैं? रुपए।
तो जल्दबाजी में आप पढ़ना मत, आप देखना वस्तुएं कितनी है 78 और रुपए कितने, तो 46 ऊपर लिखेंगे और 78 कहां लिखेंगे, 46/78। अब 46/78 85 की वैल्यू है तो 85 से तो भाग करेंगे आप लोग, और निकालना कितने परसेंट है 130, तो 130 से मल्टीप्लाई करो। अब आप करेंगे 13 का यहाँ 10 बार लग जाएगा और 13 का यहाँ कितना बार लगेगा, और काट सकते हैं 2 का यहाँ 3 बार और यहाँ 2 का कितना बार लगेगा, ये 5 से कट जाएगा पूरा पूरा। अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार लग जाएगा, कितना बार लगेगा, अब कुछ कटेगा ऊपर नीचे, अब नहीं कटेगा ना, तो क्या आ रहा है भाई, ऊपर आएगा कितना 46 और नीचे 17 × 3 कितना आ गया 51। 46/51 का मतलब ये है कि आप 46 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेंगे, 51 वस्तु बेचेंगे, तब जाके आपको 30% का लाभ मिलेगा। तो 46 रुपए में आपको कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, 51 वस्तु। नीचे वाले सवाल में 2160 रुपए में 48 वस्तुएं, रुपए ऊपर लिखो 2160 और वस्तुएं कितनी हमारे पास 48। कितना 10% का घाटा हुआ है, तो 10% का घाटा हुआ है यानी कि ये वैल्यू कितने परसेंट की है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 10% का घाटा है तो ये वैल्यू कितने परसेंट की बनेगी, आपसे कह रहा है 2016 में कितनी वस्तुएं बेचे, लाभ हो जाए कितने परसेंट का, तो 12% का लाभ पाने के लिए वैल्यू कितने परसेंट की निकालोगे, 112%। करें सॉल्व, देखिए 2160/48 मल्टीप्लाई कितने की वैल्यू है ये, तो नीचे कितना आएगा, निकालना कितने का है 112 का, कर लीजिए सॉल्व, 0 तो यहाँ कट जाएगा ये वाला, ठीक है। अब कुछ कटेगा, ये पूरा 9 से कटेगा, 9 का 2 बार 18, 3 और 6 36, 9 का 4 बार। अब कुछ कटे 24 से 48 काटो कितना बार लगेगा, अब तो ये पूरा 2 से कट रहा है, 2 का 5 बार, 2 का 6 बार, यानी कि हमारे पास आ रहा है 56 और बटे में कितना आ रहा है, अरे वाह सिंपल हो गया। 56 रुपए में आपको कितनी वस्तुएं बेचनी है, एक वस्तु बेचनी है। 56 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी है, एक वस्तु, तो ये भी कट रहा होगा फिर 12 से। लेकिन आपसे पूछ रहा है 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं, अब ये आपका काम है कैसे निकालोगे। अगर 56 रुपए में एक वस्तु बेच रहे हो तो 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदारी तो करते होगे, ज्यादा कठिन सवाल दे दिया, बिल्कुल सरल वाला सवाल मैं छोड़ के जाता हूं। पानी लाया कोई बॉटल है किसी के पास, पानी की बोतल, पानी भी होना चाहिए।
फोटो ले लें। साइन होंगे सेकंड क्लास में, मतलब जब क्लास चेंज होगी, क्लास चेंज होगी तभी साइन होगी। सर बोल के गए थे कि जब क्लास चेंज हुआ करे तब। नोट हो गया इधर का, साइड का तो हो गया होगा। देखो 14 सवाल पूछ रहे थे। 9 रुपए में 20 वस्तुएं की दर से बेचने पर 5% का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ तो 105% में बेचा होगा। 9 रुपए में 20 वस्तुएं हैं तो 9 ऊपर लिखेंगे और 20 नीचे। 105% की वैल्यू 9/20। आपसे पूछा खरीदा किस दर से गया, तो खरीदने वाले रेट निकालना हो, परसेंटेज में 100% निकालना होगा। तो देखो 9/20 वैल्यू किसकी है 105 की, तो बटे में 105 लिख लिया। निकालना 100 है तो मल्टीप्लाई किससे कर लिया 100 से। बस इतना ही ध्यान रखो, रेट को जिसके बराबर वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड करना है और जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 3/7 आ रहा है। इसका मतलब आपने 3 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, 7 वस्तुएं।
एक तेज मैंने कहा है मेरा अभी आए नहीं है। मैंने कहा था अभी मेरे पास फोन किया भी था, बोले अभी है नहीं, आए नहीं है। आ जाएंगे मतलब
चलो हो गई बातें, रह गई क्या? कुछ तो शर्म कर लिया करो कभी कभी। क्लास ये हाँ नहीं, जिंदगी में जब भी जो काम करने का मौका मिले पूरी शिद्दत के साथ करो, वरना हमेशा ये लगता रहेगा कि काश हमने उस समय ये कर लिया। आपके 10th में नंबर कमाए होंगे तो 12th में सोचा होगा कि 10th में थोड़ा और पढ़ लिया, 12th में कमाए होंगे ग्रेजुएशन में सोचा होगा कि 12th में थोड़ा और पढ़ लिया अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो वो चीज़ें आप समझो, इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि तुमको डांट के बिठाया जाए, तुम्हें पनिशमेंट दी जाए, वो तो नहीं जरूरत है ना। सब मैच्योर बच्चे हैं, 18+ वाले ही करते हैं कंपटीशन की तैयारी। तो आप सब लोग 18+ वाले हो तो हरकत में वैसी वाली मत करो कि ये लगने लगे कि अभी यूकेजी में पढ़ने आए हो, बैठना भी नहीं आता है। अच्छा क्या दिक्कत है, मतलब तुम्हें जरा सा भी मौका मिलता है मेरे से सवाल सीखो, तुम लोग बातें करना शुरू कर देते। ऐसी कौन सी बात है तुम्हारी खत्म ही नहीं हो रही है? अब तो 10-12 दिन हो गए, पढ़ते पढ़ते 10-12 दिन हो गए, तब भी बातें खत्म नहीं हो रही। बताओ तो मुझे थोड़ा ध्यान रखो। अगर तुम्हें लगता हो, मैंने तुमसे कहा ना कि 2 चीजें होती है, या तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या आदत बनी हुई है बातें इसलिए। तो बातें तभी छूटेगी जब अपने दोस्त के पास नहीं बैठना। जब तक दोस्त पास में बैठेगा तुम नहीं करोगे, वो करेगा तुमसे बातें, कोई रोक ही नहीं सकता। और मन ना लगने का क्या बताएं, मन एक ऐसी चीज है कहीं ना कहीं जरूर लगती है। पढ़ाई में नहीं लग रहा तो कहीं और लग रहा होगा, तो पढ़ाई में लगा लोगे तुम्हारा फायदा है। 50 रुपए प्रति दर्जन की दर से कितनी वस्तुएं खरीदी? अब एक चीज आपको मेरी समझ लेना, अगर सेम टाइप की वस्तुएं हों कभी, अगर सेम टाइप की वस्तुएं होने का मतलब ये है कि एक ही क्वालिटी की एक ही जैसी वस्तुएं, जैसे कि ये मार्कर दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों की कीमत मार्केट में बराबर है, मैं 10 खरीदूंगा उनकी भी कीमत बराबर है। तो सेम टाइप की अगर वस्तुएं आई तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको वस्तुओं की संख्या से कोई मतलब नहीं है कितनी वस्तुएं खरीदी, क्योंकि आपसे आंसर पूछा होगा परसेंट। आपको रेट से कोई मतलब नहीं है, रेट का मतलब कीमत कितनी। आपको मतलब पता है किससे, कि जिस अनुपात में आपने, अनुपात का मतलब रेशियो, जिस अनुपात में आपने उन वस्तुओं को बेचा होगा उस अनुपात की जरूरत है आपको। किस अनुपात में? जैसे आप एक बार में सारी वस्तुएं बेच दो, 15% का फायदा ले लिया, पता लग गया 15%। यहाँ 2 बार में वस्तुएं बेची, पहले 1/4 भाग 10% की हानि पर, फिर बाद में जो रह गई वस्तुएं उनको 15% के लाभ, तो 2 बार में वस्तुएं बेची। अच्छा, जिस जैसे आप कहीं मार्केट खरीद के, मैंने कोई वस्तु खरीदी या कुछ वस्तुएं खरीदी, आपने उसकी आधी वस्तुएं खरीदी तो आपने पैसा भी तो आधा ही खर्च किया होगा। तो जिस अनुपात में वस्तुओं को डिवाइड करोगे वो कॉस्ट प्राइस भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। आपको मतलब नहीं है, रेट और संख्या केवल आपको परेशान करने के लिए। ये भी सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं, इनमें कहीं रेट दे रखा है, किस दर से खरीदा? नहीं। अगर आप रेट का यूज करेंगे सवाल लंबा खींचेगा, आप पहले सीपी निकालोगे फिर एसपी निकालोगे, नहीं करना है। आपको क्या करना है, रेशियो कैसे निकालना है। जैसे आपने कहा 1/4 भाग वस्तुएं पहले बेची, 2 हिस्सों में तो बेची आपने, तो 1/4 भाग आपने पहले बेची, यानी 4 में से 1 हिस्सा तो पहले बेच लिया, तो बचा कितना? आप यही मान लो टोटल 4 ही वस्तुएं, 4 में से 1 वस्तु पहले बेच ली, तो बाद में कितनी बेची होंगी? टोटल कितनी होगी? 4। अब यहाँ लगाएंगे अपने वेटेड एवरेज और आसान बन जाएगा। आपने जो 4 में से 1 वस्तु बेची है यानी 1/4 भाग, यहाँ पर आपको नुकसान कितना हुआ? 10%। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे -10%। और जो बची हुई 3 वस्तुएं बेची इन पे फायदा लिया कितने परसेंट का? 15%। बची हुई वस्तुओं पे 15% लाभ है। तो कह रहा है आप बताइए कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो हमें नहीं पता है, हमने यहाँ कितना मान लिया? वेटेड एवरेज हम लोग पढ़ के आए थे परसेंटेज में, मैंने कहा जरूरत होगी तो -10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आते हैं, 15 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। देखिए प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 45 में से 10 घटा दो, अगर 45 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 35। बराबर में कितना है? 4 है। तो x की वैल्यू 35/4 ही तो आएगी। अगर इसको सॉल्व किया जाए, 4 का 8 बार 32, 3/4 यानी कि 0.75। आंसर प्लस में आया या माइनस में? अगर प्लस में रिजल्ट रह रहा है इसका मतलब आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का? 8.75% लाभ कमाया है इसने।
रेट की तो जरूरत नहीं पड़ी, घर पे जाके करना। 50 रुपए दर्जन के हिसाब से 300 वस्तुएं खरीदना, चौथाई वस्तु को 10% लॉस पे बेचना। आप देखना यही आंसर आएगा 8.75% प्रॉफिट। आगे देखिए, 8 गमले खरीदे, एक गमला टूट गया, यानी टोटल 8 गमलों में से 7 गमले बचे जिनको बेचा गया। कितने परसेंट लाभ पर बेचा? इन 7 गमलों को इसने 20% लाभ पर बेचा है। लेकिन उसको कैसे बोल सकते हैं जो एक गमला टूट गया? टूटा बाद में, पहले तो खरीदा था, तो खरीदने में तो पैसा खर्च हुआ, तो एक गमला जो टूटा हुआ वो साइड में। टोटल कितने गमले हुए? 8। जब ये गमला टूट गया तो बेच तो पाए नहीं, यहाँ हो गया नुकसान आपका। जब कोई चीज खरीदने के बाद वेस्ट हो जाए, उसका कोई यूज ना रह जाए, ना बेच सक रहे हो ना यूज कर पा रहे हो, तो यहाँ नुकसान कितने परसेंट रहेगा? 100%। जितना पैसा इस एक गमले में लगा होगा वो पूरा का पूरा डूब गया, और जब पूरा पैसा डूब गया तो नुकसान कितना होगा? 100%। तो ओवरऑल आपको बताना है कितना फायदा नुकसान है। तो यहाँ मान ले रहे हैं कितने परसेंट? 20 का 7 से मल्टीप्लाई 140, 100 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ गया 8x। 140 में से 100 घटाएंगे, 40 बचा, और ये बटे में 8 आ गया। तो x की वैल्यू 8 का 5 बार कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है? 5%। अब उसने जो बचे हुए गमले थे उनको 20% प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन फिर भी उसको फायदा मात्र कितने परसेंट हुआ? क्योंकि ये एक गमला टूटने की वजह से। अगर 2 गमले टूट जाते तो ये नुकसान में पहुंच जाता। ठीक है, व्यापारी ने कुछ वस्तुएं खरीदी, 60% वस्तुएं, देखो मैं तो फ्रैक्शन में पढ़ूंगा, 60% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा? अगर 60% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा? 60/100 को 20 से डिवाइड करिए, क्या आएगा? 3/5 आएगा। जैसे यहाँ पर 1/4 भाग लिखा है तो आप मान लो वो लिखा है 3/5। ठीक है, आपने 3/5 भाग वस्तुएं बेची, यानी 5 में से पहले कितनी वस्तुएं बेच दी? 5 में से 3 पहले बेच दी, तो बची कितनी? बराबर में कितना आ गया? अब ये पता क्या बोल रहा है? जो हमने 3/5 भाग वस्तुएं बेची है वो कितने परसेंट नुकसान पर बेची? तो यहाँ पर आप नुकसान लगाएंगे कितने परसेंट? ये जो 2 वस्तुएं हैं, ये बची हुई 2 वस्तुएं है ना, 5 में से 3 बेचने के बाद, 5 में से 3 वस्तुएं बेचने के बाद कितनी वस्तुएं बची? इन बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए, इन्हीं पे पता करना है कितना फायदा देना है। तो यहाँ पर लाभ मान लिया कितना परसेंट है, निकालना है इस बार आपको बची हुई वस्तुओं पे कितने परसेंट का लाभ दिया जाए। और आगे कह रहा है कि उसे पूरे सौदे में ओवरऑल प्रॉफिट कितने परसेंट चाहिए, तो आपको इस टोटल पे फायदा चाहिए कितने परसेंट का? मतलब आपने 3 पे तो 8% नुकसान उठाया, तो बची हुई 2 पे फायदा लेना चाह रहे हो, जिससे कि आपको पांचों पे मिला के कितने परसेंट फायदा हो जाए? 12%। करें सॉल्व, 8 × 3 24 माइनस प्लस 2x, और 12 × 5 कितना होगा? 2x की वैल्यू आएगी, उधर जाके प्लस करेंगे तो आ जाएगा 84। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका मतलब आपको ये जो बची हुई वस्तुएं थी इन पे प्रॉफिट चाहिए कितने परसेंट का? भाई 12% का लाभ चाहिए, पहले ही घाटा था तो इनको ज्यादा फायदे पे बेचना पड़ेगा। जैसे आप देखो एक वस्तु पे घाटा हुआ, इन पे फायदा लिया, उसके बाद भी आप देखो लास्ट में जाके कुल कितना फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ इतना घाटा हो चुका था, इसको कवर करने में ये 20% पूरा डूब गया, आपको सिर्फ फायदा कितना हुआ? 5%। कौन? चलो आप करके देखो, नहीं होगा तो कल करा।